नमस्कार हम भाई और बहनों। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली खबर सामने आई है। मस्जिद के अंदर हुई उस दर्दनाक वारदात का रहस्य आखिरकार खुल गया है। वही मामला जिसने पूरे इलाके को सन्नाटे में डाल दिया था। 3 दिन तक चली पुलिस की लगातार छानबीन के बाद मौलाना परिवार के हत्यारे को आखिर गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये हत्या कोई निजी रंजिश का नतीजा थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी है। मैं हूं अमृत और आप देख रहे हैं डेडली रिएक्शन। आज हम आपको इस पूरे मामले का ऐसा सच बताएंगे जो शायद अब तक किसी ने इतने विस्तार से नहीं बताया होगा। बात शुरू करते हैं घटना के पृष्ठभूमि से। ये मामला बागपत के रमाला थाना क्षेत्र के एक पुराने मस्जिद परिसर का है, जहां 10 अक्टूबर 2025 की सुबह करीब 4:30 बजे फजर की नमाज के वक्त मौलाना अब्दुल कदीर और उनके 2 बेटों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। पूरा इलाका उस वक्त दहशत में था। नमाजियों ने जैसे ही खून से लथपथ तीनों शव देखे, पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। रिपोर्ट के मुताबिक मौलाना साहब की उम्र 58 साल थी और वे पिछले 20 वर्षों से उसी मस्जिद के इमाम थे। उनके दोनों बेटे आरिफ और हारिस शिक्षा के क्षेत्र में काम करते थे। सवाल था, इतनी इज्जत वाला परिवार, फिर भी इतनी नृशंस हत्या क्यों। अब आते हैं नए खुलासे पर। पुलिस ने जो गिरफ्तारी की है वो इस केस का टर्निंग पॉइंट मानी जा रही है। आरोपी का नाम है नसीर अहमद, जो उसी मोहल्ले का रहने वाला बताया जा रहा है। एसपी बागपत अरविंद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नसीर के मोबाइल से मिले सबूतों में लगातार धमकी भरे मैसेज और ऑडियो क्लिप्स मिले हैं। जांच में सामने आया कि हत्या की वजह जमीन के एक पुराने विवाद से जुड़ी थी। मस्जिद के पीछे की लगभग 250 गज की जमीन, जिस पर कुछ दिन पहले कब्जे को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने आरोपी के पास से नॉम की एक पिस्तौल, 72 शून्य नकद और खून से सनी शर्ट बरामद की है। लेकिन क्या सिर्फ जमीन का मामला इतना बड़ा कत्ल करवा सकता है या इसके पीछे कोई और खेल चल रहा था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना पर सख्त रुख दिखाया है। उन्होंने 11 अक्टूबर की शाम को एक बयान जारी करते हुए कहा, कानून से ऊपर कोई नहीं है, धर्मस्थल में हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, दोषियों को उदाहरणीय सजा मिलेगी। इसी के साथ प्रदेश सरकार ने सिट गठित करने के आदेश दे दिए हैं और आरडीजी मेरठ जोन को 72 घंटे में विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। भाई और बहनों, आप सोचिए, जब मस्जिद जैसी पवित्र जगह पर भी इस तरह की वारदात हो तो आम नागरिक खुद को कितना सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। कानूनी नज़रिए से देखें तो ये मामला आईपीसी की धारा 302, 295 धार्मिक स्थल पर अपराध और 120 सब षड्यंत्र के तहत दर्ज किया गया है। अदालत में अभियोजन पक्ष अब फास्ट ट्रैक ट्रायल की मांग करने वाला है। कानून के मुताबिक अगर आरोप सिद्ध हो जाता है तो आरोपी को मृत्युदंड या आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। पुलिस फिलहाल सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड्स की फॉरेंसिक जांच कर रही है, जो अगले 48 घंटों में सामने आने की संभावना है। अब बात करते हैं दूसरी तरफ की, यानी उस पक्ष की जो कह रहा है कि आरोपी नसीर को फंसाया गया है। कुछ स्थानीय लोगों का दावा है कि पुलिस पर तेजी दिखाने का दबाव था, इसलिए बिना ठोस सबूत की गिरफ्तारी की गई। वहीं नसीर के परिवार ने मीडिया से कहा है कि वह 10 अक्टूबर की रात घर पर ही था और उसके मोबाइल लोकेशन से ये साबित हो जाएगा। सवाल वाजिब है, क्या पुलिस ने जल्दबाजी में फैसला लिया या सच में सबूत आरोपी की तरफ इशारा कर रहे हैं। आगे क्या होगा, अगले 2 दिनों में सिट की प्राथमिक रिपोर्ट सामने आने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक अगर फॉरेंसिक रिपोर्ट और कॉल डेटा मेल खा जाते हैं तो चार्जशीट अगले 7 दिनों में कोर्ट में दाखिल की जाएगी। सीएम योगी ने डीजीपी से कहा है कि यह केस राज्य की कानून व्यवस्था की परीक्षा है और किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, इस पूरी कहानी का एक बड़ा सबक है, नफरत और लालच जब मिलते हैं तो इंसानियत हार जाती है। एक धार्मिक स्थल पर खून बहा देना सिर्फ कानून का नहीं बल्कि समाज की आत्मा का अपराध है। लेकिन क्या हम अब भी सच में सबक ले रहे हैं? आपकी राय क्या है? क्या पुलिस ने सही आरोपी पकड़ा है या जांच अभी अधूरी है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं अमृत डेडली रिएक्शन चैनल से आपके विचार ज़रूर पढ़ूंगा। अगला अपडेट इस केस पर 24 घंटों के अंदर लेके आएंगे जब एसआईटी की रिपोर्ट सामने आएगी। ये जानकारी उपलब्ध स्रोतों और आधिकारिक रिपोर्ट पर आधारित है।